नमस्कार. माय नेम इज़ अनिल तोडकर. आई एम फ्रॉम लोनावला. मेरे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन देखा था. आज मैं तुम लोगों को 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एज वेल एज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. इसके बारे में भी हम लोग कुछ देखेंगे. अभी सबसे पहली बात तो पार्टनरशिप एक्ट बना कभी. तो पार्टनरशिप एक्ट बना 1932 में. पार्टनरशिप मीन्स एग्जैक्टली व्हाट. जब बिजनेस में एक से ज़्यादा पर्सन अपने एक ही मतलब से एक हो जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप. सिंपली अगर बोलना है तो, वैसे अगर बड़े बड़े साइंटिस्ट के डेफिनेशंस देखेंगे हम लोग तो काफ़ी अलग अलग तुम लोगों को डेफिनेशंस मिल जाएंगे. बट ये एक सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को समझने के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. वैसे पार्टनरशिप फॉर्म में एक से ज़्यादा यानी 2, 3, 4, 5 कितने भी पार्टनर हो सकते हैं. मैक्सिमम 50 पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 2013 अमेंडेड इन 2014. अब पार्टनरशिप जब बन जाती है तो सबसे पहला आता पार्टनरशिप डीड यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट. इस एग्रीमेंट में इन पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स लोन, सैलरी, कमीशन, इनके बारे में सब चीज़ें हम लोगों को मिलती है. इनके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलती है. अब पार्टनरशिप डीड जो है यानी जो एग्रीमेंट है, ये रजिस्टर करवाना या पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर करवाना ये कंपल्शन नहीं है, ये ऑप्शनल है. बट एक्सेप्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम अप्रैल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर करना ये कंपल्शन किया है. अरे पार्टनरशिप फॉर्म का छोटा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि ये कंसेप्ट ये आया कैसे. 11 में हमने सीखा था जो फाइनल अकाउंट वो एक सोल ट्रेडर का था. वहाँ पे एक ही पर्सन था जो बिजनेस का मालिक था. अब अगर उसको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, बाहर की इस कंपटीशन में अगर इसको खड़ा रहना है, इसको फेस करना है, तो उसको अपना कैपिटल बढ़ाना चाहिए, टेक्निक बढ़ाना चाहिए, मैन पावर बढ़ाना चाहिए. बट अकेले इंसान को ये सब पॉसिबल नहीं रहता. इसलिए एक से ज़्यादा लोग एक साथ में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली इन सब का पैसा एक हो जाता, इनकी मैन पावर आ जाती, इनका नॉलेज टैलेंट आ जाता, टेक्निकल साइड तुम्हारी परफेक्ट हो जाती या ज़्यादा पावरफुल हो जाती, टेक्निकल नॉलेज. तो एक्चुअली पार्टनरशिप फर्म का जो कंसेप्ट इसी वजह से आया कि इस बढ़ती हुई कंपटीशन में हम लोग अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए एक से ज़्यादा लोग साथ में आना ज़रूरी है ताकि हम लोग इस कंपटीशन को फेस कर सकते. ओके. अब ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था पार्टनरशिप. अब एक्चुअली हम लोग को देखना है पहला चैप्टर 12th स्टैंडर्ड का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. अब फाइनल अकाउंट के कंटेंट्स जो 11 में थे तुम्हारे वही कंटेंट्स है. ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. अब इसमें एक एडिशन तुम्हारा एक अकाउंट आ जाता, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. ये कैसे मेंटेन करना ये देखते हैं.
अब पहले ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैं बेसिक बोलता हूँ, जो शायद मैंने 11th के ये पहले वीडियो में शायद मैंने बोले थे, फिर भी एक बार वापस रिपीट करवाता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में जनरली गुड्स से रिलेटेड जितने आइटम्स हैं वो आ जाते हैं। अभी गुड्स से रिलेटेड आइटम यानी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एज वेल एज ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। अब सवाल ये आता कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स एग्जैक्टली व्हाट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी ऐसे एक्सपेंसेस कि जो तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी एग्जाम्पल अगर बोलना है तो पावर, बिना पावर के तुम्हारी मशीनरी नहीं चल सकती, मशीनरी नहीं चल सकती यानी प्रोडक्शन नहीं हो सकता। वेजेस, इन मशीनरी पे जो काम करने वाले हमारे जो लेबर्स हैं, इनको जो हम लोग पेमेंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड वेजेस। अगर इन लोगों ने उन मशीन पे काम ही नहीं किया तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता हमारा, यानी वेजेस ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, पावर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। अगर ऐसे कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग को बोलने हैं तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स है। रॉयल्टी है, कैरेज इनवर्ड है, फ्रेट है, ऑक्ट्रा है, ऑयल, गैस एंड वाटर है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री टैक्सेस, काफ़ी सारे हम लोग एक्सपेंसेस बोल सकते हैं कि जिनको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं। अब एक शॉर्टली अगर देखें तो ट्रेडिंग अकाउंट का पोस्टिंग हमारा इस तरह रहता है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग की डेबिट में, ऑब्वियसली क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, परचेस ट्रेडिंग की डेबिट में, ऑब्वियसली सेल्स तुम्हारे क्रेडिट में, रिटर्न्स ये दोनों के उसमें से माइनस हो जाते हैं, और जितने सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब ट्रेडिंग की डेबिट में। इसके बाद तुम्हारा आ जाता आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हम लोग जितने हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस से इनडायरेक्टली तुम्हारा कनेक्शन है, ये तुम्हारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में आते हैं, जिसमें इनकम्स भी तुम्हारे हैं वो क्रेडिट में आ जाते हैं। इंश्योरेंस हो, सैलरी हो, एडवर्टाइजमेंट हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तुम्हारी जो दो साइड है, डेबिट एंड क्रेडिट। जो डेबिट में तुम्हारे सब एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट में सब इनकम्स आते हैं। अब इनके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कुछ नहीं आ सकता। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये जो है ये तुम लोग के लिए नया है, 11 में तुमने ये सीखा नहीं था पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो सबसे पहले तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में उनके कैपिटल बैलेंस आता है, और ये याद रखना है कि कैपिटल बैलेंस ऑलवेज शो द क्रेडिट बैलेंस। तो ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस। अब ड्राइंग्स ये रिलेटेड पार्टनर से है, तो सीधी बात है ड्राइंग्स हम लोग कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं, क्योंकि ड्राइंग की वजह से कैपिटल हमारा रिड्यूस होता है। अगर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है और मुझे उसमें से ड्राइंग अगर माइनस करना है, तो सीधी बात है मुझे कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ड्राइंग लिखना चाहिए। मैथ्स का बेसिक तुम लोग जानते हो, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, एंड प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। यही सेम रूल आता है हमारे अकाउंट्स में। डेबिट डेबिट इज इक्वल टू प्लस, क्रेडिट क्रेडिट इज इक्वल टू प्लस, एंड डेबिट क्रेडिट इज इक्वल टू माइनस। अगर कोई माइनस करना है तो अपोजिट साइन हम लोग को जानना है। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है तो माइनस करना है तो हम लोग को डेबिट में जाना जरूरी है। यही अगर मुझे कैपिटल में कोई चीज़ ऐड करनी है, प्लस करनी है, तो मुझे क्रेडिट में जाना जरूरी है, यानी क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो जाएगा। ये सिंपल सा बेसिक है तुम्हारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। इसके बाद आता है तुम्हारा बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट दो साइड है। जितनी लायबिलिटीज है हमारी, यानी यू हैव टू पे समबडी, किसी को हमको पैसा देना है। अगर फॉर एग्जांपल बोलना है तो बैंक्स लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, लोन फ्रॉम समबडी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ऐसे काफ़ी सारे हमारे लायबिलिटीज है जो हम लोग बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखेंगे। और एसेट्स हैं हमारी बिजनेस प्रॉपर्टीज, जो
असेट्स में आती है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्लांट, फर्नीचर, टाइपराइटर, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें हमारा असेट है, हमारी प्रॉपर्टी है। ये बैलेंस शीट के असेट में लिखते हैं। ये हो गया छोटा सा इंट्रो तुम्हारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। अगर तुमने 11 का अगर इंट्रो देखा और ये 12 का इंट्रो देखा तो करीब करीब सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ 11 में हमारा जो फाइनल अकाउंट था वो सोल ट्रेडर का था, एक इंसान का था, और यहाँ पे जो फाइनल अकाउंट है वो पार्टनरशिप का है, यानी एक से ज़्यादा इंसान है। अब आगे देखते हैं ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। अब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का तुम्हारे पास प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में तुम्हारे पास एक ट्रायल बैलेंस होगा, कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे। अब सबसे पहले तुम लोगों को एडजस्टमेंट्स मार्क करके लेने हैं। क्यों मार्क करके लेने हैं? ताकि वो आइटम हम लोग इनर में लिख सकें और वहां पे हम लोग याद से स्पेस छोड़ सकें बाद में एडजस्टमेंट करने के लिए। इसलिए पहले हम लोग एडजस्टमेंट मार्क करके लेते हैं। जो एडजस्टमेंट हम लोगों को नजर आते हैं और वो उससे रिलेटेड जो ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स होते हैं उसमें हम लोग मार्क करते हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग। ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करते वक्त तुम लोग को ख्याल रखना है कि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ आइटम कहीं ना कहीं एक जगह पे जाने वाला है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, भले वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, या बैलेंस शीट, वो लायबिलिटी या एसेट, बट वो एक ही जगह पे जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ आइटम तुम्हारा दो जगह पे पोस्ट हो रहा है, नेवर। अभी ट्रायल बैलेंस पोस्ट करते वक्त कभी कोई स्टूडेंट को कोई एक आध दूसरा आइटम ऐसा हो जाता कि उसमें उसकी पोस्टिंग में दिक्कत हो जाती है, वो कंफ्यूज रहता कि इसको मैं कहाँ लिखूं। अगर एग्जाम्पल बोलता हूँ लीज होल्ड प्रीमाइसेस। अभी लीज होल्ड प्रीमाइसेस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको कहाँ लिखूं। तो सबसे पहले तुम लोग को देखना है तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में लीज होल्ड प्रीमाइसेस का कौन सा बैलेंस दिया है। अब मैंने देखा कि भाई वहां पे लीज होल्ड प्रीमाइसेस का बैलेंस दिया है डेबिट। अब मेरे पास एक फाइनल अकाउंट का की है, वो की क्या काम करता, तो वो तुम्हारा 50% काम इजी करता, आसान करता। अब वो की तुम लोगों को याद रखना है। इफ देर इज डेबिट बैलेंस इट्स मे बी एक्सपेंसेस और मे बी एसेट, एंड इफ देर इज क्रेडिट बैलेंस इट्स मे बी इनकम और मे बी लायबिलिटी। अब मैंने देखा ये हमारे फाइनल अकाउंट की मैंने देखा कि लीज होल्ड प्रीमाइसेस का डेबिट बैलेंस है। तो लीज होल्ड प्रीमाइसेस का अगर डेबिट बैलेंस है तो मैं अपनी की याद करता हूं मे बी एक्सपेंसेस और मे बी एसेट। अब लीज होल्ड प्रीमाइसेस पढ़ के मुझे इतना तो समझ में आ जाता कि भाई ये मेरा एक्सपेंसेस तो है नहीं, देन आई गॉट इट कि ये मेरा एसेट है। मेरा आसान, बिल्कुल आसान हो गया आंसर मेरा कि लीज होल्ड प्रीमाइसेस ये मेरा एसेट है। ये ऐसे हम लोग को इस फाइनल अकाउंट के की का इस्तेमाल करना है। ट्रायल बैलेंस के पूरे पोस्टिंग के बाद हम लोग को एडजस्टमेंट्स करने हैं। अब ये ख्याल रखना है कि कोई भी एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट हम लोग को देने। अब वो 2 इफेक्ट कहीं पे भी हो सकते हैं, ट्रेडिंग में, P&L में, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी में, एसेट में, कहीं पे भी हो सकते हैं, कहीं प्लस कहीं माइनस, कुछ भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि एडजस्टमेंट्स हम लोग को बाहर करना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये एडजस्टमेंट्स हम लोग को बिल्कुल भी बाहर करना जरूरी नहीं है। काफी सारे कॉलेजेस में काफी सारे प्रोफेसर ये एडजस्टमेंट्स लिख के देते हैं बच्चों को कि एडजस्टमेंट है ये XYZ, इसका फर्स्ट इफेक्ट इज सो एंड सो, सेकेंड इफेक्ट इज सो एंड सो। नहीं, ये पढ़ना गलत पढ़ना हो गया है। एडजस्टमेंट पहले पढ़ो, उसका मीनिंग देखो, मीनिंग देखने के बाद सोचो, तुम लोग इसके 2 इफेक्ट समझ में आ जाएंगे। एक एग्जांपल बोलता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में मैंने सैलरी लिखी है और एडजस्टमेंट में लिखा है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5,000। अब एडजस्टमेंट पढ़ी मैंने,
आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5,000। पहले मैंने इसका मीनिंग देखा। मीनिंग क्या हो जाता है इसका कि मुझे 5,000 सैलरी देना बाकी है। अब जब मैं अगर इसको बेसिकली सोचने जाता हूं कि भाई मेरा फाइनल अकाउंट 1 साल का रहता, जिसमें मुझे पूरे मेरे बिजनेस का पिक्चर नजर आता, अगर इसमें मैं सब एंट्रीज एक्यूरेट अगर ना करूं साल की पूरी, तो मुझे सही प्रॉफिट लॉस नहीं मिलेगा। तो मैं सोचता हूं कि ये जो सैलरी जो आउटस्टैंडिंग है ये इस साल की है, तो मेरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में जो सैलरी है उसमें मुझे ये प्लस करना चाहिए। अब मैं उसका पहला इफेक्ट मैं उस सैलरी में प्लस करता हूं, ऐड आउटस्टैंडिंग। अब ये एक इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट, ये सैलरी मैंने प्लस तो कर दी इस साल का मेरा एक्सपेंसेस सोच के, बट इट इज स्टिल नॉट पेड। अभी तक हमने दी नहीं है। इट्स पेएबल, यानी ये मेरी लायबिलिटी बन जाती है। तो सेकेंड इफेक्ट मैं अपने आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखता हूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसके अपोजिट देखते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1,000। सपोज मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इंश्योरेंस है वहां पे, और एडजस्टमेंट पड़ी मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1,000। अब प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले मैंने इसका मीनिंग देखा कि भाई ये जो इंश्योरेंस है ये प्रीपेड है, मैंने एडवांस में दिया है। एडवांस में दिया है इसका मतलब है ये नेक्स्ट ईयर का है, यानी मेरे इस साल का वो एक्सपेंसेस नहीं है, करंट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, और मुझे फाइनल अकाउंट में पूरी 1 साल की मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर की जो इंफॉर्मेशन है वो उसमें नहीं आ सकती। तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, इंश्योरेंस में से ये प्रीपेड हटाना चाहिए। तो मैं इंश्योरेंस में से ये प्रीपेड हटा दूंगा, मैं उसमें से लिख दूंगा लेस प्रीपेड या लेस पेड इन एडवांस 1,000, आउटर फिगर ले लूंगा उसकी। अब मुझे सेकेंड इफेक्ट के बारे में सोचना है। अब सेकेंड इफेक्ट जो है, अब मैं ये सोचता हूं कि ये जो इंश्योरेंस है ये मैंने एडवांस में दिया है, इस साल का ये है नहीं, और मुझे इतना बेसिक नॉलेज तो है कि जब हम लोग कोई भी एक्सपेंसेस एडवांस में पेड करते हैं तो वो हमारा टेम्पररी एसेट रहता, टेम्पररी, डबल अंडरलाइन, इट इज नॉट परमानेंट, टेम्पररी एसेट रहता। इसके लिए मैं इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की एसेट में लिख दूंगा, प्रीपेड इंश्योरेंस। अभी डेप्रिसिएशन, वहां पे मेरे पास एडजस्टमेंट है, प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, लाइक दिस। अभी मुझे सबसे पहले क्या करना है, तो जो भी 5% 10% जो दिया है वो उस पर्टिकुलर अमाउंट पे मुझे कैलकुलेट करना है। अब वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, बिल्डिंग मेरी सपोज 1 लाख की है, 10% मैंने कैलकुलेट किया 10,000, मुझे इफेक्ट देना है अभी। अब मेरा बेसिक नॉलेज ही सब जगह पे काम आता है। कोई भी डेप्रिसिएशन की वजह से उस एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती। अब अगर एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है तो सीधी बात है मुझे डेप्रिसिएशन एसेट में से माइनस करना चाहिए। तो मैं पहला इफेक्ट बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगा, ये मेरा पहला इफेक्ट हो गया। अब दूसरा इफेक्ट, ये जो मेरा बिल्डिंग जो 1 लाख का था उसमें से मैंने 10,000 डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर दिया, तो अब मेरी बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग नजर आ रहा है वो 90,000 नजर आ रहा है 10,000 डेप्रिसिएशन रिडक्शन के बाद। तो सीधी बात है ये जो 10,000 जो रिडक्शन हो गया ये मेरा लॉस है। तो मुझे सेकेंड इफेक्ट आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। चलो और कोई अलग एडजस्टमेंट देखते हैं जो गुड्स से रिलेटेड है। सपोज गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। अब मैंने एडजस्टमेंट पढ़ी, पहला मीनिंग देखा मैं, गुड्स ऑफ ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। मैंने 5,000 का माल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ फ्री सैंपल, फोकट में लोगों को दे दी। अब सबसे पहले मैंने क्या सोचा कि एडजस्टमेंट कौन सी है, इसका मीनिंग क्या है, और एडजस्टमेंट का मीनिंग देखने के बाद देखा मैंने एडजस्टमेंट गुड्स की है। अब जब गुड्स की एडजस्टमेंट कोई भी आती है तो सबसे पहले मुझे जाना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट।
अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों? क्योंकि गुड्स से रिलेटेड जितने भी सारे आइटम्स है वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में रहते हैं, इसलिए मुझे ट्रेडिंग अकाउंट जाना चाहिए। अब मैं ट्रेडिंग अकाउंट चला गया। ट्रेडिंग अकाउंट जाने के बाद मैंने एडजस्टमेंट का मीनिंग देख के ये सोचा कि गुड्स मेरे पास आया या गया। तो मुझे पता चला कि डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल यानी गुड्स मेरे पास से चला गया। अगर गुड्स मेरे पास से चला गया तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में उसको रिकॉर्ड कहाँ करना चाहिए, डेबिट में या क्रेडिट में? इसके लिए सिंपल बेसिक है हमारे पास, परचेस एंड सेल्स। परचेस यानी हमारे पास गुड्स आता है, सेल्स यानी हमारे पास से गुड्स जाता है। परचेस ट्रेडिंग की डेबिट में लिखते हैं हम लोग और सेल्स ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिखते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो गुड्स मेरे पास से चला गया तो मुझे वो ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिखना चाहिए। ट्रेडिंग की क्रेडिट में मैं लिख दूंगा पहला इफेक्ट, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब रहा सेकेंड इफेक्ट, इंसान ये गुड्स क्यों डिस्ट्रीब्यूट करता? फॉर द एडवर्टाइजमेंट पर्पस। हम लोग को एडवर्टाइजमेंट करनी है, इसके लिए हम लोग ये सैंपल्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंसेस है, तो सीधी बात है इसका सेकेंड इफेक्ट मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में लिखना चाहिए। इफ देयर इज एडवर्टाइजमेंट तो उस एडवर्टाइजमेंट में मुझे ऐड करना चाहिए, और अगर एडवर्टाइजमेंट ना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में मुझे सेपरेट आइटम लिखना चाहिए। अब और एक कुछ बेसिक एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग। स्टॉक इन हैंड और पोस्टल स्टैंप ₹500। अभी हमारे पास मीनिंग देखो, पहले हमारे पास 500 रुपए का पोस्टल स्टैम्प का स्टॉक है। अभी जनरली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये जो चीज़ें है ये इंसान थोड़े थोड़े ऐसे खरीदता नहीं, वो साल भर के अंदाज से वो खरीद लेता, एक अंदाज से। अभी हम लोगों ने एक सपोज 5000 रुपीज़ के सब पोस्टल रिलेटेड हमने चीज़ें खरीद ली 5000 रुपीज़ की, एक अंदाज से, एक साल भर के लिए। अब उसमें से उन 5000 जो हमारी पोस्टल मटेरियल जो था हमारा, उसमें से हमारे पास 500 रुपए के स्टैम्प बच गए। अगर मैंने ये पूछा कि भाई 5000 के हमने ये पोस्टल से रिलेटेड आइटम्स खरीदे थे, सब आइटम हमारे ख़त्म हो गए, सिर्फ 500 रुपए के स्टैम्प बचे, तो पूरे साल भर पोस्टेज के लिए मैंने कितना एक्सपेंडिचर किया? तो सीधी बात है, आंसर हमारा 4500। यानी ये जो मेरे पास स्टॉक जो बचा था 500 रुपीज़, ये मैंने क्या किया, उस 5000 में से डिडक्ट कर दिया। यस, आई गॉट इट। फर्स्ट इफेक्ट मुझे मिल गया कि मुझे पोस्टेज एंड टेलीग्राम में से ये स्टॉक माइनस करना चाहिए। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम में मैं पहला इफेक्ट दे दूंगा, लेस स्टॉक इन हैंड 500, आउटर फिगर ले लूंगा। सेकेंड इफेक्ट, ये जो पोस्टेज का स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प्स का जो स्टॉक है, ये मेरा एसेट है, ये मेरा टेम्पररी एसेट है, क्योंकि ये पोस्टेज स्टैम्प मैं अगले साल भी यूज कर सकता हूं। इसके लिए मैं ये सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की एसेट में लिखूंगा, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। और एक आइटम ऐसा है कि जिससे रिलेटेड ये सेम एडजस्टमेंट तुम लोगों को मिलती है, दैट इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। सेम इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट, लेस फ्रॉम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लेस स्टॉक इन हैंड ऑफ स्टेशनरी, एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की एसेट में। अब ये तो एक आम एडजस्टमेंट हमने देखे जो 11 में भी हमने देखे थे। एक्चुअली पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हम लोग कर रहे हैं, तो पार्टनर से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं ये भी हम लोगों को देखना जरूरी है। वो नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोगों को बोल दूंगा कि पार्टनर से रिलेटेड और क्या क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं। एक बात ये याद रखनी है कि कोई भी एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट हो जाते हैं, बट कोई ऐसे भी एडजस्टमेंट्स है हमारे पास कि जिसके 3 इफेक्ट या 4 इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर एग्जाम्पल अगर बोलना है तुम लोगों को, तो सपोज गुड्स ऑफ ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹8,000। वापस एडजस्टमेंट बोलता हूं, गुड्स ऑफ ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹8,000 ओनली। एडजस्टमेंट का मीनिंग देखो, 10,000 रुपए का माल हमारा फायर में जल गया, वो जो माल था वो इंश्योर्ड था, इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा 8,000 का क्लेम एडमिट कर लिया, यानी इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को 8,000 देने के लिए तैयार है। अब
इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट देना है। सबसे पहला पॉइंट मैंने बेसिक पॉइंट वही सोचा कि एडजस्टमेंट गुड्स की है, तो पहला मुझे ट्रेडिंग अकाउंट जाना चाहिए। मैं ट्रेडिंग अकाउंट चला गया। अब एडजस्टमेंट की मीनिंग से मैंने सोचा कि गुड्स मेरे पास आया या गया। गुड्स चल गया यानी मेरे पास से गुड्स चला गया, तो सीधी बात है मैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में चला गया, क्योंकि गुड्स अगर गया तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में लिखते हैं। सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में होते हैं। सेल्स यानी गुड्स गया, तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में पहला इफेक्ट लिख दिया, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹10,000। जितना माल मेरा जल गया था उतना माल मैंने वहां पे लिख दिया, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000। ये मेरा पहला इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट, अब इंश्योरेंस कंपनी मुझे ये जो मेरा नुकसान हो गया इसके लिए 8,000 देने के लिए तैयार है। दिया नहीं, नॉट रिसीव्ड, इट्स रिसीवेबल। अगर ये मिलने वाला है तो उसको हम लोग एसेट बोलते हैं। तो बैलेंस शीट के एसेट में मैं लिख दूंगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 8,000। अब गुड्स मेरा जल गया था 10,000 का, बट इंश्योरेंस कंपनी मुझे सिर्फ 8,000 ही देने वाली है, तो सीधी बात है मेरा इसमें लॉस हो गया 2,000 का। तो तीसरा इफेक्ट, थर्ड इफेक्ट मेरा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में टू लॉस बाय फायर 2,000। अब ये जो एडजस्टमेंट हमने देखी इसके 3 इफेक्ट हो गए। वापस एक बार रिपीट करता हूं। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में मैंने लिखा बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000। दूसरा इफेक्ट मैंने बैलेंस शीट के एसेट में लिखा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 8,000। और तीसरा इफेक्ट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में लिखा टू लॉस बाय फायर 2,000। अब ये जो हमारी 3 इफेक्ट वाली एडजस्टमेंट है, अब स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज रहता कि ये सर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये 3 इफेक्ट होते हैं। तो बस मैं अपनी तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि ये सब बाय प्रैक्टिस ही अपने को याद रहता है। अकाउंट्स इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जितनी प्रैक्टिस तुम लोग करेंगे उतना कम है। अब ये 3 इफेक्ट वाली जो एडजस्टमेंट है, ये देखो अलग अलग ढंग से तुम लोग चेंज करवा के बोल सकते हो। गुड्स ऑफ ₹10,000 destroyed in accident and insurance company admitted a claim of ₹8,000. Goods of ₹10,000 destroyed by pilferage and insurance company admitted a claim of ₹8,000. Goods of ₹10,000 stolen from the godown and insurance company admitted a claim of ₹8,000. देखो एडजस्टमेंट एक ही था, लेकिन मैंने इसको अलग अलग 4-5 तरीके से बोल दिया। बस इसमें इफेक्ट तुम्हारे 3 ही रहने वाले, सिर्फ उसमें क्या चेंजेस हो जाएगा, हमारे वर्डिंग्स। ट्रेडिंग की क्रेडिट में बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय पिलफरेज, बाय गुड स्टोलन बाय या बाय गुड स्टोलन फ्रॉम गोडाउन। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ये तो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है एसेट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में तुम्हारे हेडिंग चेंज हो जाएंगे टू लॉस बाय थेफ्ट, टू लॉस बाय एक्सीडेंट, टू लॉस बाय पिलफरेज, टू लॉस बाय फायर। ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हेडिंग हमारे चेंज हो जाएंगे। वैसे आसान है अकाउंट्स, ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों, ये हमारे करने पे रहता है। जितना तुम लोग इसको अंडरस्टैंड करके करने जाओगे उतना वो आसान होते जाएगा, और जितना तुम लोग पिट-पैट करने जाओगे उतना वो कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके बेसिक तुम लोगों को अच्छी तरह से पता होने चाहिए, और बेसिक अच्छी तरह से पता होने के लिए हमारी प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये प्रैक्टिस, ये जो एक वर्ड जो है, ये अकाउंट्स में ये बहुत मायने रखता है। जितनी तुम लोग अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अकाउंट्स इट्स अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट। थियोरेटिकल सब्जेक्ट में यू कैन चैलेंज, तुमने कितना भी इकोनॉमिक्स, एसपीओसी या मैनेजमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट का आंसर तुमने कितना भी बढ़िया लिखा तो भी यू कैन चैलेंज कि मुझे ये आउट ऑफ 20 मिलने चाहिए। बट अकाउंट में ऐसा नहीं है, यू कैन चैलेंज।
तुम लोगों ने अगर सही किया है तो यू कैन चैलेंज कि मुझे आउट ऑफ 2020 मिलना ही चाहिए, एट एनी रेट, एट एनी कॉस्ट। बच्चों, ये एक छोटी सी मैंने एक इंट्रोडक्शन दी तुम लोगों को पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बारे में, कुछ दो चार एडजस्टमेंट्स मैंने बोल दिए। इसमें और डीपली स्टडी करेंगे हम लोग। जो मैंने अभी भी कहा कि पार्टनर्स से रिलेटेड भी कुछ एडजस्टमेंट्स आते हैं हमारे, जो उनके कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में इफेक्ट करते हैं, और भी कुछ अलग थोड़े से ज़रा हटके एडजस्टमेंट जो रहते हैं, उसके बारे में भी मैं तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन दे दूंगा मेरे अगले वीडियो में। मेरा लास्ट वीडियो तुम लोगों ने देखा, लाइक किया, काफ़ी सारे मेंबर ने सब्सक्राइब किया, उसके लिए धन्यवाद। और आज का वीडियो ये भी मुझे ऐसे मेरी बिल्कुल दिल से मुझे लगता है कि ये तुम लोग को अच्छा लगेगा, और इसे भी तुम लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो का इंतज़ार रहेगा। तुमने अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते हैं अपने यूट्यूब के अगले वीडियो में। मेरे यूट्यूब चैनल में जितने भी वीडियोस तुम लोग को अकाउंट्स के लिए आ जाएंगे, तो उसको लाइक करना मत भूलो, सब्सक्राइब करना मत भूलो। और होप सो ये सब चीज़ें तुम लोग को अपनी नॉलेज में ये तुम्हारे बढ़ते ही जाएगी ये सब चीज़ें। और अपने करियर में तुम लोग ये जो मेरी बेसिक पूंजी जो मैं दे रहा हूँ, ये करियर में तुम्हारे कहीं ना कहीं काम आ जाए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।